नमस्कार, मैं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर, वो शो जो आपको खबरों को देखने का राजनीतिक नजरिया देता है। अब पिछले ही एपिसोड में हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म को कैसे अपनाते हैं। अब देहरादून में महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर पीएम ने अपने भाषण में धर्म की बिल्कुल वही परिभाषा सामने आपके रखी जो हमने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी। और अब आज एक खास बात आपको बताने वाले हैं। हम आपको सबसे ज्यादा ये समझाएंगे कि राजनीतिक पार्टियों का रक्त चरित्र कैसे होता है, जो वोट को खींचने के लिए हर राज्य में इस्तेमाल हो रहा है। अब जो ये पूरी राजनीतिक मास्टर क्लास है, ये 3 चैप्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो आज हम इस शो में आपसे चर्चा करेंगे। 3 मुख्य नाम हैं जो राजनीति में बार बार उठ के आते हैं। पहला नाम है जो जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो है प्रभाकरण। दूसरा चेहरा जरनैल सिंह भिंडरवाला और तीसरा नाम है बुरहान वानी। ये तीनों मुख्य चेहरे हैं जो राजनीति में बार बार जिंदा किए जाते हैं और उसकी चर्चा बार बार होती है। अब समझते हैं कि ये 3 चेहरे मैंने आपको क्यों दिखाए, क्यों जरूरी थे आज इन 3 चेहरों पर चर्चा करना। क्योंकि आज की क्लास का पूरा सिलेबस इन तीनों के आसपास बुना जाने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि ये 3 अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खूबी इनकी ये है कि इन तीनों को भारतीय राजनीति में चुनाव आते ही जिंदा कर दिया जाता है, वोटों के लिए, वोटरों के सेंटिमेंट के लिए। अब सीधी सी बात है ना कि वोटर जैसा फील करेंगे, वोटर का जो फीलिंग है उसके हिसाब से वोटर वोट देगा, और वोट जो देगा सबसे ज़्यादा, वही सबसे ज़्यादा सीट हासिल करेगा, जीत बड़ी होगी, और ज़्यादा सीटें जिसे मिलेंगी तभी सरकार आपकी बन सकेगी। यानी कि सीधा सीधा कहें तो सरकार बनाने के लिए देश के इन दुश्मनों को इनका पॉलिटिकल कार्ड बार बार खेला जाता है, इनको बार बार पॉलिटिकल वर्ल्ड में जिंदा किया जाता है, और अब वेलुपिल्लई प्रभाकरण को भी जिंदा किया जा रहा है। अब वेलुपिल्लई प्रभाकरण को मरे हुए 14 साल हो चुके हैं, और अब 14 साल बाद तमिलनाडु की एक रीजनल पार्टी के नेता पाझा नेदुमारन ने कहा कि प्रभाकरण जिंदा है। ये बात अलग है कि इन नेताजी की बातचीत सुनने के बाद, इनके दावों के बाद श्रीलंका सरकार ने इसको मजाक करार दिया है और इसको खारिज भी कर दिया गया है। लेकिन कौन है ये प्रभाकरण, इसको फिर से जिंदा क्यों किया जा रहा है और राजनीति में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। तो प्रभाकरण की थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। देखिए, प्रभाकरण वो हैं जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का आरोप है। प्रभाकरण वो हैं जिसने श्रीलंका में LTTE यानी लिट्टे बनाई थी। प्रभाकरण वो हैं जिन्होंने श्रीलंका में तमिल विद्रोह को गृह युद्ध में बनाया, पूरा तब्दील कर दिया था उसको गृह युद्ध। और प्रभाकरण को तमिलों ने श्रीलंका में हीरो मान लिया था। प्रभाकरण को श्रीलंका के गृह युद्ध में हजारों सैनिकों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार भी माना जाता है। अब जरा सोचिए, कोई शख्स जो इतना बड़ा आतंकी हो, उसको राजनीति में जिंदा क्यों किया जाता है, जिसने न जाने कितने लोगों को मार डाला, कितने मासूम लोगों की हत्या कर दी। इसकी भी एक छोटी सी कहानी है और दिलचस्प भी है, बड़ी रोचक है, आपको सुनाता हूं। वो साल 1976 का था। बांग्लादेश को बने केवल 5 साल हुए थे, तभी श्रीलंका में बड़ा बम फटा। बम अलग तमिल राष्ट्र की मांग का था, क्योंकि श्रीलंका में तमिल और सिंगलियों के बीच विवाद चल रहा था। दरअसल तमिल श्रीलंका को अपना देश मानता था और सिंगली खुद को श्रीलंका का मूल निवासी मानता था। तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की इसी मांग के लिए प्रभाकरण ने श्रीलंका में LTTE यानी कि लिट्टे अलगाववादी संगठन बनाया था। अब 80 के दशक में लिट्टे को कई देशों का सपोर्ट भी मिला, समर्थन भी मिला, जिससे इसकी ताकत दुगनी हो गई थी।
अब 1985 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और अगले ही साल यानी कि 1985 में पहली बार श्रीलंका सरकार ने इन तमिल विद्रोही को पहली बार शांति वार्ता के लिए यानी कि पीस टॉक के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही और श्रीलंका गृह युद्ध में फंस गया। अब भारत उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के बाद, लेकिन राजीव गांधी ने लिट्टे से मुकाबले के लिए श्रीलंका शांति सेना भेज दी। बस यही था टर्निंग पॉइंट। भारत के इसी कदम से लिट्टे भारत के खिलाफ हो गया, नाराज हो गया और राजीव गांधी की हत्या कर उसने 1991 में अपना बदला पूरा कर दिया। तो जिसके इशारे पे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, वो राजनीति में रेलेवेंट कैसे हो सकता है, वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, प्रभाकरन तमिलियन था। प्रभाकरन ने अलग तमिल राष्ट्र की मांग की थी, इसीलिए श्रीलंका में तमिलों का हीरो भी बना था। श्रीलंका और भारत में तमिलों का मूल एक है। तमिल लोग प्रभाकरन के सेंटिमेंट से सीधे जुड़ते हैं, इसीलिए अब चुनाव में तमिल का वोट यानी कि चुनाव में तमिलों के दिल से करीब आने के लिए, उनके सेंटिमेंट से जुड़ने के लिए जो तमिलों का जो एक्स हीरो था प्रभाकरन, उसको जिंदा किया जा रहा है। यानी सवाल का जवाब क्यों बार बार जिंदा किया जा रहा है राजनीति में, क्यों रेलेवेंट है? इसीलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और तमिलों का जो एक्स हीरो प्रभाकरन है उनको जिंदा किया जाएगा, तभी तो भारत में वोट बैंक की राजनीति होगी। और अब यही हो रहा है। पूरे 14 साल बाद प्रभाकरन को तमिलनाडु की एक रीजनल पार्टी जिंदा कर रही है, क्योंकि रीजनल पार्टी वोटर सेंटिमेंट पर खेलती है। छोटे हिस्सों में इनका प्रभाव होता है और जिससे नेशनल पार्टियों का गणित बिगड़ जाता है। नेशनल पार्टी तो पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है क्योंकि उनका काडर होता है, उनके कार्यकर्ता होते हैं और उनका प्रभुत्व भी होता है। लेकिन रीजनल पार्टियां छोटे छोटे इलाकों में ही चुनाव लड़ सकती हैं और अपनी सीटें साधने के लिए भाषा, जाति जैसे रीजनल सेंटिमेंट को साधती हैं और वोट बनाती हैं। अब तमिलनाडु में 14 साल बाद जैसे प्रभाकरन को तमिलियन सेंटिमेंट को जगाने के लिए जिंदा किया जा रहा है, लेकिन प्रभाकरन तो देश विरोधी सेंटिमेंट हुआ क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया हमने आपको बताया, लेकिन वो तमिलियन हैं तो तमिलों की एक ही भावना पर, एकता और एकजुटता के लिए ये तमाम जो घटनाक्रम है ये घटा जा रहा है। इसीलिए तमिलों की एकता को वोट बैंक के लिए प्रभाकरन जिंदा किया जा रहा है और जिंदा किया जाता रहेगा। वो ही प्रभाकरन जिसने भारत को जख्म दिए थे। लेकिन अब जब चुनाव आते हैं तो चिराग घिस घिस कर जिन को बाहर निकालने के लिए भी ये तमाम जो वोट बैंक की राजनीति किया जाता है कि जिन बाहर निकले और तमाम घटनाक्रम बजे, तमाम समीकरण बदले। अब देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, 14 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में माहौल तो बनाना ही पड़ेगा और उत्तर भारत में अब हम बात करते हैं राज्य पंजाब की। पंजाब में भी ऐसा होता आया है। ऐसा ही माहौल खालिस्तान के सेंटिमेंट को जिंदा करके बनाया जाता रहा है। खालिस्तान वो अलगाववादी मोमेंट जो आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें हिंदुस्तान देश से अलग खालिस्तान राष्ट्र की मांग की गई थी। 1980 के दशक में ये मोमेंट तेजी से पनपा। भारत विरोधी इस हिंसक आंदोलन में हजारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। खालिस्तानी पोस्टर बॉय जरनैल सिंह भिंडरवाला को खत्म करने के लिए 1 जून से 8 जून 1984 के बीच जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भिंडरवाला को मार गिराया। लेकिन इसी ऑपरेशन से पूरा का पूरा सिख समुदाय इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया और इसी ऑपरेशन में सिखों के सबसे पवित्र धर्मस्थल हरमिंदर साहिब में सेना ने मोर्चा खोल दिया। टैंकों तक को हरमिंदर साहिब के अंदर दाखिल करा दिया और सिखों के इसी विरोध का सबसे खूंखार और क्रूर चेहरा केवल 4 महीने बाद ही देखने को मिल गया था, जब 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली से भून दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में जो सिख विरोधी दंगे शुरू हुए, उसने पूरे देश को
लाल कर दिया था। अब जिस अलगाववादी संगठन की इस तरह से हिस्ट्री हो, इतना खून खराबा हो और अत्याचार दबे हों, वो आखिर राजनीति के सेंट्रल पॉइंट कैसे बन सकता है? तो जवाब है काउंटर अटैक। इसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा इतिहास के पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि 1970 में पंजाब अकालियों का राजनीतिक रुतबा काफी बढ़ रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने अकालियों की राजनीतिक कार्ड तैयार करने के लिए एक मजबूत हथियार की जरूरत उनको पड़ी। तभी जरनैल सिंह भिंडरवाला की जो पंजाब में जो मांगों को लेकर अकालियों के समानांतर खड़ा हो जा सके, उस वजह से ये पूरी राजनीतिक चीज घटी गई। इतिहास में यही वो वक्त था जब इंदिरा गांधी पर आरोप लगे भिंडरवाला को परोक्ष रूप से मजबूत करने के, क्योंकि भिंडरवाला मजबूत होते तो अकाली पंजाब में कमजोर होते और कांग्रेस की मजबूत स्थिति बनती रहती। लेकिन जब भिंडरवाला ने पंजाब में खूनी खेल खेला, उस तमाम चीज़ों को शुरू किया, तो केंद्र सरकार ने दरबारा सिंह की कांग्रेस की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया और भिंडरवाला का खात्मा कर दिया। लेकिन समझना होगा कि इससे हुआ क्या बदलाव आए, क्या चीज़ देखने को मिली। भिंडरवाला खालिस्तानी सोच का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। अलगाववादी भिंडरवाले को पंजाबी सरदार सेंटिमेंट का हीरो बना दिया गया। पंजाबी वोट बैंक के लिए भिंडरवाला जरूरी बनता चला गया। अब देश में बैन के बाद खालिस्तान का मूवमेंट विदेश से चलाया गया, कनाडा जैसे देश से फंडिंग भी की गई, भिंडरवाला को जिंदा रखा गया। अब पंजाब में आज आपकी सरकार है, लेकिन हकीकत तो देखिए कि पंजाब के सीएम जो है भगवत मान, उनको भी खालिस्तानी सोच रखने वाले आतंकी गुरपंतवंत एस पन्नू खत लिखते हैं और खालिस्तान बनाने की मदद भी मांगते हैं, उसमें उनका सहयोग मांगते हैं। पंजाब की बसों पर खालिस्तानी समर्थक नारे और पूर्व सीएम बेअंत सिंह के जो हत्यारे के समर्थन के जो पोस्टर हटाने को लेकर पंजाब सरकार अपने फैसले को वापस ले लेती है। कहती है कि धार्मिक उन्माद ना बढ़े, इसीलिए फैसला वापस ले लिया गया है, यानी कि बसों से पोस्टर नहीं हटेंगे। आप वोट बैंक की राजनीति धीरे धीरे और समझेंगे। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नेता खालिस्तान की मांग को संवैधानिक बताते हैं। हिमाचल का जो आप नेता हैं हरप्रीत सिंह बेदी, अपने ट्विटर अकाउंट से डॉलर पर भिंडरवाले की नोट की पिक अपलोड कर देते हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा की वो फोटो वायरल होती है जिसमें वो खालिस्तानी सोच रखने वाले के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अब खालिस्तान का झंडा लिए दिखते हैं, तमाम घटनाक्रम होते हैं, यानी कि देश में अलगाववादी ताकत मजबूत हो तो हो, देश टूटे तो टूटे, लेकिन वोट बैंक के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी सेंटिमेंट को जिंदा रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। तभी तो पंजाब में खालिस्तानी सोच का प्रमोशन कर वोट का शोषण किया जाता है। कैसे? वो नेता की तस्वीर उजागर भी होती है। ये हाल केवल पंजाब का ही नहीं है। अगर हम पंजाब से थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाएं तो जम्मू कश्मीर आपको ले चलते हैं, और ये हाल सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में 1980 के दशक में ही राजनीति में उस पूरे जम्मू कश्मीर के दो भाग हो गए थे। पहली तो जम्मू और दूसरा कश्मीर, कश्मीर घाटी। अब माना जा रहा है कि पंडितों के विस्थापना के बाद जम्मू हिंदुओं का ठिकाना बन गया और कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी आबाद हो गई, और यहीं से अलगाववाद की राजनीति शुरू हुई। अब 1990 के दशक में कश्मीर आतंकी गलियों से लाल होने लगा था, तो आतंकियों का ठिकाना बनी कश्मीर घाटी, और जब आतंक के खिलाफ घाटी में ऑपरेशन होने लगे तो रीजनल पार्टियों के साथ साथ जो स्थानीय पार्टी जो थी वो अलगाववाद की राजनीति शुरू कर दी। होड़ इस बात की लगी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी आतंकियों के लिए कितना सॉफ्ट हो जाती है, और इसी सॉफ्ट आतंकी सोच के जरिए कभी कश्मीर में पीडीपी ने सरकार बना ली तो कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आपको वो चेहरा याद होगा कि आप भूल नहीं सकते, और आपको हम श्योर याद होगा बुरहान वानी। आपको याद होगा वो चेहरा क्योंकि आतंकी बुरहान वानी, जिसे घाटी में आतंक का पोस्टर बॉय माना जाता था, और जब उसका जनाजा निकला
तो घाटी में लाखों लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई। स्थानीय पार्टी बुरहान वानी को शहीद की नजर से देखने लगे, क्योंकि बुरहान वानी वो सेंटिमेंट है जो लाखों वोटरों के दिमाग पर असर डालता है, उनको किसी भी पक्ष में करने की ताकत भी रखता है। और यही वोट तो सत्ता की सीढ़ी है, जो आपको सत्ता दिलाती है, कुर्सी दिलाती है, जिसे हर कोई पाना चाहता है और जिसके लिए रीजनल पार्टियों को एक आतंकी बुरहान वानी भी हीरो लगने लगता है। और अब उसी जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया जाता है, कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, तब इन्हीं रीजनल पार्टी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं। महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि घाटी में सैलाब आ गया, घाटी जलने लगी है, घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं है। महबूबा मुफ्ती जी, आप भी इसी घाटी में, इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं और ये तिरंगा भी आपकी शान है, आपकी आन है और आपकी पहचान भी है। वोटों के लिए आप अपनी पहचान को भी गिरवी रख देंगी। इस तरह की राजनीति कितनी जरूरी है? घाटी और जम्मू के समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव आयोग परिसीमन करता है, तो रीजनल पार्टी को मिर्ची लगने लगती है। क्यों? क्योंकि घाटी में सीटें कम होने से वो सरकार नहीं बना पाएंगे और सरकार में नहीं आ पाएंगे तो नफरत का बीज कैसे बो पाएंगे, अपनी पॉलिटिकल दुकान कैसे चला पाएंगे। और इसीलिए घाटी में बुरहान वानी को बार बार जिंदा किया जाता है। तो पंजाब में खालिस्तानी सोच के प्रोपेगेंडे को रचा जाता है, बार बार उनको जिंदा किया जाता है। और तमिल सेंटिमेंट से खेलने के लिए 14 साल पहले दफन हो चुके प्रभाकरण के चैप्टर को भी खोला जाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपको डेवलपमेंट चाहिए या आपको सेंटिमेंट चाहिए। ये तमाम लोग अपने फायदे के लिए 2024 के मद्देनजर बार बार आपके सेंटिमेंट के साथ खेलेंगे। वोट की राजनीति के लिए बार बार राजनीति के गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में वोट कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप और हमारा वोट सरकार बनाता है, डेवलपमेंट दिलाता है। और ये केवल आप ही के लिए नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। आज पूरा एपिसोड केवल आपको इसलिए बताने के लिए था कि आपका एक वोट क्या कर सकता है। इसलिए चुनना आपको है कि आपको डेवलपमेंट चुनना है या सेंटिमेंट। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, भारत 24।